हम असली दुश्मन से अपना मुकाबला करने वाले हैं। और वारिस भाई के लिए एक शेर यहाँ पर मराठी करते का सर्वांना मराठी करते तो ये हमारे शेरे महाराष्ट्र के लिए है। असंख्य मित्र परिवार असंख्य मित्र परिवार घेऊनच फिरतो, वेळ आल्यावर एकटाच नडतो, जेव्हा नडतो तेव्हा धुल्लास करतो। अरे माझ्या लढाईला कुठली अंत नाहीये आणि गप्प बसायला मी का सुफी संत नाहीये। और दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आज तक आपने देखा कि तमाम फर्जी सेकुलर जो कभी कम्युनल होके हमको इस मीरा भाईंदर में एक नई बहार आई है। और बोलना चाहूंगा यहाँ के फर्जी सेकुलरों को जो नहीं पाली थी अब तक, जो नहीं पाली थी अब तक, वो दुश्मनी पालने वाले हैं। जो नहीं अच्छा, हेलो हेलो भाई और बहनों, हम सबके बीच में आए हैं वारिस पठान से, जोरदार तालियां हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, इसका बेसब्री से इंतजार था। हमारे शेरे महाराष्ट्र माजी विधायक जनाब वारिस पठान साहब आप सबके बीच में तशरीफ ला चुके हैं। और गुजारिश करता हूं कि पहले जो हमारे कैंडिडेट हैं, जितने कैंडिडेट हैं, 9 कैंडिडेट हमारे वो कैंडिडेट स्टेज पे आ जाए। जितने हमारे कैंडिडेट हैं वो पहला स्टेज पे आ जाए। जितने हमारे 9 कैंडिडेट हैं वो फटाफट स्टेज पर तशरीफ लाए। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, जहां पर जिसको जो जगह मिल रही है वहां पर बढ़िया है। आप भी कुछ ही देर में वारिस पठान साहब की तकरीर शुरू होगी। और जो हमारे कैंडिडेट हैं, जितने कैंडिडेट हमारे हैं, वो कैंडिडेट लोग सब स्टेज पे आ जाए। जहां भी हमारे कैंडिडेट हैं ताबड़तोड़ स्टेज पे आ जाए। जितने हमारे कैंडिडेट, सबसे पहले अगर आवाज उठाने मजलिस के तरफ से कोई आया था तो वो वारिस पठान साहब थे। और अभी भी काशीगांव पुलिस स्टेशन पे जो बचुल पाना पड़ता है, वहां पर भी तमाम जो मामला हुए, कोई एफआईआर लेने तैयार नहीं था। बेगुनाह मुसलमानों को जेल कराया जा रहा था। अरे वो भी काम करने के लिए डीसीपी से और सीनियर से मीटिंग करने के लिए और तमाम बातें करने के लिए यही मजलिस का शेर वारिस पठान आया था। आप बोलते हैं जब मामला थे तो मजलिस ले आना, अरे जब इलेक्शन रहे तो वोट लेने नहीं आना। अरे भाई, इतने साल आपको चांस दिए थे ना, हम 17 से भी यहाँ थे, लेकिन हमको लग रहा था कि मामला चलो ठीक ठाक है। लेकिन आप भी फर्जी सेकुलर उस कम्युनल की तरफ जाने लगे और देखने लगे क्या कौन कौन बाहर से आ रहे हैं। कभी ये दुकानें बंद करो, कभी वो दुकानें बंद करो, कभी इसको डेमोलेशन कर दो, कभी उसको घर से बेघर कर दो। अरे तो मजलिस को आना था ना। तो आज मजलिस सही वक्त पे आजम भाई की शक्ल में, तारिक भाई की शक्ल में, आतिफ भाई की शक्ल में और ये 9 उम्मीदवारों की शक्ल में आपके बीच आई है। याद रखो, जरूरत हमको जहां पड़ती है कि जहां पर जुल्म और सितम ज्यादा है, मजलिस वही जाती है। नहीं तो हमें भी सुख चैन खोने का कोई मामला फर्क नहीं पड़ता। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां हम मजबूत हैं वहीं लड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मीरा भाईंदर तो हमको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन जैसे देखे कि हमारे आजम भाई ने, ये कभी पॉलिटिकल लोग नहीं थे, ये कभी सियासी लोग नहीं थे। दूसरी बात है, अरे कारपोरेशन से ही ताकत असेंबली की बनती है और असेंबली से पार्लियामेंट की बनती है। याद रखो आप, इतने भारी वोटर हमारे यहाँ पर है, हमको तरह तरह का विभाजन करके हमारे वोट को बंटवारे कर लेते हैं। अरे बंद हुए थे जेल में, 1 साल पूरा जेल में निकाले, 1 साल पूरा 12 महीने तक जेल में बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के कोई भी नेता या कोई भी बड़ा आदमी हमारे को कोई सपोर्ट नहीं किया। जिसमें मेरे अपने बेटे, 2 बेटे मेरे अंदर थे, 1 साल तक मैंने वो मुसीबतें झेला हूँ। हमारे साथ में 22 बच्चों की फैमिली यहाँ बैठी है।
चल रहा है, हमने अपने जेब से 5 रुपया नहीं निकाला है। हमारे आजम भाई, आतिफ भाई और हमारे लिए ये फरिश्ता बन के खड़े हुए थे। आज तक किसी नेता ने यहाँ पे हमको एक 5 रुपए का मदद नहीं किया है। रमजान आया था तो रमजान के अंदर हमको सदका देने के लिए, फितरा देने के लिए बुलाए थे यहाँ के बड़े से बड़े लोग कि आइए हम रमजान में कुछ खैरात, फितरा, ज़कात बांट रहे हैं, आप लेने के लिए आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी फैमिली वालों ने गया नहीं। मैं आज आतिफ भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आतिफ भाई, आजम भाई, तारिक भाई, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए फरिश्ता बन के खड़े रहे। और सबसे ज्यादा यहाँ के आप लोगों को मालूम है, किसी वकील के हाथ में केस चला जाए तो वकील हमको छीन लेता है, लेकिन एक हमारे साथ में वकील कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, एडवोकेट सऊद नकवी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी आज तक हमारे से 5 रुपया नहीं लिए भाई। और सबसे बड़ी बात, आज भी हमारे बच्चों का तारीख कल के डेट में था, कल वहां भी हमने गए, वहां पे हमारे सब बच्चे गए, किसी ने 5 रुपया नहीं लिया, सब अपने जेब से। ऐसे लोग जब पॉलिटिक्स में नहीं थे तब हमारी मदद की है उन्होंने। जब उस टाइम में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे ये लोग, आजम भाई हो या तारिक भाई हो या आतिफ भाई हो, किसी ने कोई पॉलिटिक्स से कोई रिश्ता नहीं रखा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पॉलिटिक्स में आए हैं। आप पॉलिटिक्स में आने के बाद सोचो, जगह अगर वो बगैर पॉलिटिक्स में आने के बाद 22 बच्चों को 1 साल बाद छुड़ा के लाए, तो पॉलिटिक्स में आने के बाद वो क्या करेंगे। अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको साथ मिला और आप लोगों ने हमें जिता दिया तो इंशाअल्लाह यहाँ पे किसी मजलूम को कभी किसी की कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमेशा हमने हर किसी का साथ दिया है। आज पहली बार यहाँ पे MIM आई है, एक बार मौका दे के देखिए। ज्यादा दिन नहीं रहते हैं, 3 साल 5 साल का टाइम रहता है। अगर आपको 5 साल के अंदर हम अगर आपको तकलीफ में लाए या आपका साथ नहीं दिए तो हमको फिर हटा देना। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के, ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। इंशाअल्लाह हमको आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम हमारे साथ हैं। गुजारिश है कि ए कौम तू दिल के साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का नारा। इस मीरा रोड में हालात बदलने हैं तो कौम को साथ देना पड़ेगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। बेसब्री से जिनका इंतजार था, जिनको हम और आप यहाँ मैं शबीना शेख वार्ड नंबर 9 से बी भाग से खड़ी हूँ उम्मीदवार। यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी सालों से परेशान हैं। मैं भी आप जैसी ही एक नगरवासी हूँ, मीरा भाईंदर की, और जिस तरह के प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह की प्रॉब्लम हम भी फेस करते हैं अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में। लेकिन हम में से किसी को तो आगे आना होगा, आवाज़ उठानी होगी। किस चीज़ के खिलाफ? हर वो चीज़ जिस पर आपका हक है। टैक्स आप भरते हैं, ये नगर आपका है, ये शहर आपका है, इसका फ़ायदा आपको होना चाहिए, इसका ख्यालात आपके होने चाहिए। ये चीज़ हम बहुत सालों से अपने नुमाइंदों को बोल रहे हैं, हम आगे उन्हें बढ़ाते हैं ताकि वो हमारी आवाज़ को आगे ले जाएं, ना कि अपनी फैमिली को, ना कि अपनी इनकम को। हमें अब जागना होगा, हमें सही पार्टी चुननी होगी, सही उम्मीदवार को चुनना होगा जो आपके बीच में से हो, आपकी प्रॉब्लम को समझे और उसको सॉल्व करने की ताकत रखता हो। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे को वोट करें आप, जो आपकी
ना कि नफरतों का बाजार गर्म करें, किसी को नीचे खींचकर अपने आप को ऊपर दिखाने वाले लोग पहले ही बता देते हैं कि वो नीचे हैं और जिसको वो खींच रहे हैं वो ऊपर हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि 5 साल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने से बेहतर है आप सही लोगों को चुनें। शुक्रिया। आपको कि वो स्टेज पे आए, माइक पर आए और अपने हालत पेश करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मीरा भयंदर के कॉरपोरेशन के उम्मीदवार मोहतरम तारिक हसन खान साहब 22D, रईस पिंजारी साहब 22A, रशीदा खान 22C, इमरान शेख 9D, शबीना शेख 9B, फराना सैफी 9C, आदिल शेख 19D, रईस पिंजारी 19A। टोटल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने हलके मीरा रोड मीरा भयंदर से 8 लोगों को उम्मीदवारी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम को पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है। 15 जनवरी के दिन पोलिंग होनी है, 16 तारीख को रिजल्ट आना है। और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी आपके अपने लोगों को, यहाँ के जो बिल्कुल जानते हैं लोग, इस वार्ड के रहवासियों को यहाँ से टिकट दिया है और इस वक्त चुनाव में उतारा है। अब चुनाव का वक्त है तो काफ़ी लोग आपके बीच आएंगे, काफ़ी सियासत पार्टी वाले भी आएंगे आपके बीच, वोटों के दावे करेंगे। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर उम्मीदवार यहाँ से जीत कर आए तो हमने एक मैनिफेस्टो बनाया है, पहला वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद सबकी धुलाई चालू करेंगे। पहले जरा मैनिफेस्टो देख लेते हैं। अगर इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से, वोटों से जीते तो हर घर तक साफ पानी के पीने का हर रोज का मसला हल किया जाएगा, नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, रास्ते पर जबरन कब्जा और हफ्ता वसूली खत्म किया जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका सुधार किया जाएगा, जनता और समाज के लिए पार्क और खेलने के लिए मैदान बनाने की भी एक तफ्तीश चालू की है, छोटे व्यापारियों के लिए म्युनिसिपल भाजी मार्केट जो है वो तैयार किया जाएगा, टैंकर माफिया का पूरी तरह खात्मा करने की भी बात है, हेल्थ और पब्लिक सर्विसेज के लिए काम किया जाएगा, सरकार द्वारा मिलने वाली मेडिकल फैसिलिटी का पूरा लाभ उठाने की पूरी योजनाएं जो है उसका लाभ आप किस तरह उठा सको ये आपके सामने लाया जाएगा। नागरिक के लिए उचित बस स्टॉप पूरा नया नगर के अंदर बनाने का ये भी एक बहुत अच्छी तरतीब है जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखी हुई है। स्लॉटर हाउस की स्थापना और आधुनिक तरीके से उसको लीगलाइज करके आपके सामने रखा जाएगा। कब्रिस्तान के लिए नई और बड़ी जगह का भी इंतजाम करने की जद्दोजहद की जाएगी। तमाम जो डेवलपमेंट और विकास के लिए एक शख्स करता है या एक कॉरपोरेटर करता है, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पूरी तरह से जमात ध्यान देगी और करेगा। क्योंकि ये चुनाव जो है ये कॉरपोरेशन का चुनाव एक वार्ड का चुनाव रहता है। सिविक एमिनिटीज जिसको बोलते हैं, जो लोगों की हर दिन की जो ज़रूरतों के लिए होता है, जैसे रास्ते, नल, पानी, सोशल सर्विस, ड्रेनेज सिस्टम, पाइपलाइन, ये चुनाव उसके लिए होता है। अब इस चुनाव में काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग मैनिफेस्टो भी बनाते हैं, चुनाव के पहले काफ़ी सारे वादे भी करते हैं, मगर हमने तो कभी वादे को पूरा करता हुआ किसी को देखा नहीं है। चुनाव में आपके यहाँ से
एक तरफ तो ये महायुति खड़ी है, बीजेपी, शिवसेना, अजीत पवार की पार्टी जो हिस्सा है वो, तो दूसरी तरफ ये अपने आप को सेक्युलरिज्म का जो चैंपियंस बोलते हैं वो खड़े हुए हैं, कांग्रेस, साथ में उनके कौन है पता नहीं। एक तरफ तो फ्रेंडली फाइट है, कहीं पर अनफ्रेंडली फाइट है, कहीं पर दोस्त है, कहीं पर दुश्मन है। मैं कितने वार्डों में जा रहा हूं तकरीर करने तो कंफ्यूज हो जाता हूं कि यहाँ तो बोले वारिस भाई साथ में है, वहां अलग है, ये फुटपाथ पे साथ में, उस फुटपाथ पे अलग है, इस फुटपाथ पे राहुल गांधी की तारीफ कर रहे, उस फुटपाथ के ऊपर गालियां बक रहे। ये लोग का चल रहा है पूरे मुंबई में, थाना में, हर तरफ ये फ्रेंडली फाइट इनकी दिख रही है। अब ना हम इनके साथ हैं, इनके साथ जाने का तो सवाल ही नहीं आता है, ये बीजेपी वालों के साथ तो। और ये जो चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म है, जो 70 साल से इक्तिदार की कुर्सी पर बैठे, राज किया, मगर मुसलमानों के लिए आज तक आवाज उठाने के लिए उनके मुंह में जुबान नहीं। अब आप देखिए, मैं आपके सामने एक एक करके इनके पोल खोलूंगा, यकीन मानिए आपको वाकई में लगेगा कि वारिस भाई आके सही बोल के गया। यकीनन इन लोगों ने सिर्फ हमारा वोट लिया, लेकिन वोट लेने के बाद हमारे हक के लिए कुछ नहीं किया। आज अगर आप देश के हालात देखो, मुंबई के हालात देखो, थाने के हालात देखो, तो यह है कि चुनाव होना चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट विकास की बात पर, मगर जो भाजपा है पूरे चुनाव का रुख मोड़ रही है, पूरे चुनाव को पोलराइज कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी इन लोगों ने। क्योंकि अगर आप इनको सवाल करो डेवलपमेंट के लिए क्या किया, जवाब नहीं है। आप इनको सवाल करो पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों को खांसी आ रही है, आंख से पानी निकल रहा है, क्या इसके लिए आपके पास हुआ है, इनके पास जवाब नहीं है। आधा घंटा बारिश आती है, हमने देखा कि पूरा ठप हो जाता है, ट्रेनें बंद हो जाती है, रास्तों के ऊपर ट्रैफिक जाम हो जाता है। इनसे आप सवाल करो, इनके पास जवाब नहीं है। आज मुंबई से मुझे यहां पहुंचने के लिए 3.25 घंटे लग गए। सोचिए ये ट्रैफिक का हाल है, कब इस ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, इनको सवाल करिए, इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं है। तो ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी, ये शिंदे सेना, ये एक ही ओछी हरकत पे आ जाते हैं। एक काम करो, मुसलमानों को गालियां बोलो, नफरत फैलाओ, ध्रुवीकरण करो, अपनी गंदी राजनीति चमकाओ। और सबसे टॉप एक कंपटीशन चला है यहां पर, कौन सबसे बड़ा हिंदू। अब उसमें बीजेपी ने अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ के रखा है, एक गैंग बन गई है। वो छोटा नितेश राणे, वो पटका वारिस पठान आगे बढ़ो, ये देखो देखो कौन आया, ये देखो देखो कौन आया। ये वही है जो आपके बीच में बहुत मर्तबा आया, यहाँ पे बहुत अनाप शनाप बकवास बाजी करके। ये वो शख्स है जिन्होंने बयान दिया एक कि अगर यहां चुनाव हुए तो मेयर बनेगा आई लव महादेव बोलने वाला। और ये वो शख्स है जो संविधान की शपथ लेने के बाद मंत्री बना है। ये नफरती चिंटू की मैं बात कर रहा हूं, छोटा पतला सा नेपाली टिंगूस की मैं बात कर रहा हूं। अरे भाई, कभी मेरे से संविधान की किताब मंगा ले, मैं भेज दूंगा, फ्री में डिलीवरी करा दूंगा तेरे घर पर। कभी तो पढ़ ले यार, कभी कभार पढ़ लिया कर। कहां लिखा है उसमें कि यही बनेगा, कहां लिखा है उसमें कि यही नहीं बन सकता। तो फिर अगर ये सोचते हैं कि इनको बोलना आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वारिस पठान के मुंह पे भी जुबान है और इनसे भारी है। मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। बच्चे नए नए आए हैं मैदान, इनकी बात का जवाब दिया मैंने कहा मैं तो संविधान को मानता हूं, लेकिन अगर आप ये बोलते हो तो फिर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता भाई? बन सकता है। क्यों कोई खान, पठान, अंसारी, शेख, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता भाई? बन सकता है। जनता जिसको वोट देगी जीतेगा, जाके मेयर बनेगा। हमारा भी अरमान है, क्यों ना एक दिन कोई हमारी हिजाब पहनने वाली भारतीय मुसलमान मीरा रोड में रहने वाली बन सकती है कि नहीं मेयर? बन सकती है। अरे नहीं बनाने देंगे। अरे क्यों नहीं बनाने देंगे? बाप का जागीर है क्या? बाप का राज है क्या किसी का? देश का प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, मोदी
मंत्री बना सकते हैं अकबर को, मुख्तार नकवी को बना सकते हैं मंत्री, गवर्नर बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान बन सकता है, महाराष्ट्र के अंदर पहले चीफ मिनिस्टर अंतुले साहब भी मुसलमान थे, वो बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं। तो फिर मीरा भयंदर की मेरी हिजाब पहनने वाली मुसलमान क्यों नहीं बन सकती? मेयर मुझे जवाब दे दो इस बात का। बन सकते। अब इतना ही नहीं रुका तो आ गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। वो परसों बोले, वारिस पठान ने बोला कि एक बुर्खा पहनने वाली मेयर बनेगी, मगर नहीं, मैं बोलता हूं एक हिंदू बनेगा। अरे भाई, वारिस पठान ने बोला तो वारिस पठान ने पाकिस्तान की महिला की बात नहीं किया, अफगानिस्तान की महिला की बात नहीं किया। मैंने भारतीय मुसलमान मीरा रोड में रहने वाली मेरी बहन बुर्खा पहनने वाली की बात किया है। और बन सकती है। अब सोचिए, बीजेपी पूरी तरह से ये मुद्दे को डेवलपमेंट विकास से भटका डाली। और मैंने जो बात रखा उसका सवाल पूछा गया ये कांग्रेसियों से, ये जो सेक्युलरिज्म के नाम की दुहाई देते हैं ना रात दिन, जिनको दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान का वोट चाहिए, हिजाब पहनने वाली महिला का वोट चाहिए, बुर्खा डालने वाली मेरी माँ बहनों का वोट चाहिए, मगर जब इनको मेयर बनाने की बात की वारिस पठान ने, एक ने भी जवाब नहीं दिया। सवाल करना जब ये आए आपके पास कि क्या आप नहीं चाहते हो कि कोई हिजाब पहनने वाली महिला मेयर बने, या जीते थाना से या जीते मीरा भयंदर से, सवाल करना इनसे। इन्होंने आपके वोटों को अपने बाप की जागीर समझ के रखा है। 70 साल से इख्तियार की कुर्सी पर बैठे, मगर क्या क्या मुसलमानों के लिए, चलिए बताइए। सवाल कर रहा हूं ये कांग्रेस वालों से। 70 बरस से आज भी कमेटियों की रिपोर्ट है जो दर्शाता है कि भारत का मुसलमान पिछड़ा वो वर्ग है, एजुकेशन में पीछे है, सोशल इकोनॉमिकली पीछे है। क्यों पीछे? हम तो सरकार में नहीं थे, हम तो सत्ता में नहीं थे। सत्ता में तो ये बैठे थे ना, तो क्यों नहीं आगे लाए? आज जब इलेक्शन आया तो आपको याद आ गया मुसलमान का वोट आप मांगने आ गए, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया 48 सीटें थी यहां पर, आपने एक भी मुसलमान को पूरे महाराष्ट्र में चुनाव में खड़ा नहीं किया। क्यों नहीं? क्यों नहीं किया भाई? कि हमारा हक नहीं है? जिस कौम का, समझ लो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, जिस कौम का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता ना, वो आगे नहीं आती, पीछे रह जाते हैं। आगे लाने के लिए क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं, बस उनको एक चीज पे इतना घमंड और गुरूर था कि ये कहां जाएंगे, ये तो वोट हमको ही देंगे, इनका वोट तो हमारे बाप की जागीर है, यही वोट लिया आपका, इख्तियार में आए, 8 कॉर्पोरेटर को आपने जिताया यहां से, आज गायब है। गायब क्यों है बता रहा हूं आपको। 2024 में नया नगर के अंदर छोटा फसाद हुआ था। अभी ऐसा भाई ने बताया कि कुछ लोगों ने आके तोड़ फोड़ की, उसमें अरेस्ट किया गया था, 21 बच्चों को यहां से अरेस्ट किया गया था, 13 महीना जेल में रहे। अगर ये चाहते तो ये आके सामने मदद करते, इनको जेल से छुड़ाने की कोशिश करते, मगर ये नहीं आए क्योंकि उस वक्त चुनाव नहीं था ना। अगर उस टाइम इलेक्शन होता तो यकीन मानिए ये भागते भागते आते आपके घरों पे और छुड़ाने की बात करते, मगर किसी का मुफाद देखते हुए नहीं, खुद दिल से अपने पैसे लगा के, जान लगा के, मेहनत करके आगे आए। तो कोई और नहीं, ये मजलिस के जो नुमाइंदे यहाँ खड़े हैं ना, ये जिनको चुनाव लड़ने का शौक भी नहीं था ना चुनाव लड़ना था, हमने कहा कि लड़िए चुनाव, हम आपका साथ देंगे, खड़े रहो, चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि इनको एक्सपोज करने का मौका मिले। इनको पता है पूरी नया नगर के सामने कि देखो जिनको तुमने वोट दिया था वो कहां बैठे, और जो वोट नहीं लिए, इख्तियार में नहीं थे, वो आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इसमें से एक भाई साहब जो भी बात कर रहे थे, उनके 2 बच्चे जेल में थे। पूछो उनको किसने छुड़ाया लाके। अगर वारिस पठान बाहर से आकर बात कर रहा है तो पूछो इन भाई साहब को कि किसने इनके 2 बच्चों को 13 महीने जो जेल में थे छुड़ाया। ये बताएंगे कि ये जो यहाँ खड़े हैं ना स्टेज पे, हमारे सामने ही खड़े हैं भाई आजम भाई, ये थे, इन्होंने बगैर मुफाद के इन्होंने छुड़ाया ना। कोई कांग्रेस वाला आया था आपके पास? कोई नहीं ना आएंगे आगे। बैठो, आगे उनको मौका भी नहीं देंगे अपन, चले जाओ। इंशाअल्लाह। अभी टाइम इसी की हमको साथ चाहिए, इसी इस बार
पत्ता साफी करके चले जाएंगे, हाथ पंजे को टाटा बाय बाय करके वटाएंगे, निकालेंगे, अब पतंग को लाएंगे। दुष्कल पड़ा, वहां पर कुछ दरिंदों ने गुंडागर्दी करते हुए हमारे भाइयों की काफी सारी ऑटो रिक्शाओं को तोड़ फोड़ मचाई, घरों में घुसे, डराया धमकाया। मगर जो यहाँ के आपके साबिका एमएलसी थे, यहाँ के जो 8 कॉर्पोरेट थे, इनमें किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाए और वहां पे अपने वालों के लिए खड़े हो, बात करें। अगर ये खड़े होते तो बाखुदा वारिस पठान को जरूरत नहीं पड़ती मुंबई से इतना दूर आने के लिए, मगर ये नहीं आए। मुझे मेरे भाइयों ने यहाँ से आवाज दी, मेरी बहनों ने आवाज दी, वारिस में आइए, हक इंसाफ की बात है, हम परेशान हैं, हमारे को हक दिलाइए, न्याय दिलाइए, इंसाफ करिए। उसी दिन मैं वहां से आया, हमने गए, डीसीपी साहब से मुलाकात की, पूरी पुलिस फोर्स से मुलाकात की, सब जमा हुए। और यकीन मानिए, जिन दरिंदों ने दंगा किया था, जिनको अरेस्ट नहीं किया था, उन तमाम को हमने अरेस्ट कराया। ये मजलिस की ताकत है। ये इतनी ताकत रखते हैं कि मुंबई से आके यहाँ अरेस्ट करा सकते हैं, मगर ये बाजू में रहने वालों के अंदर जिगर ताकत नहीं है कि यहाँ से ऑटो पकड़ के जाके छुड़ा सकते थे। इनमें ताकत नहीं है। अगर ताकत है तो भी तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जहां से इनको पैसा मिलेगा। आपके लिए नहीं करेंगे। आपसे क्या मिलेगा? ये वो लोग हैं, अब आपके सामने है, और जिसकी वजह से यहाँ फसाद हो रही, इतनी बकवासें करी जा रही है। वो टिंगा नाटा, इनके जो मोहन भगवत थे, उन्होंने लव जिहाद की बात की। लव जिहाद हो रहा है। अरे यार, इनको जिहाद का मतलब ही नहीं मालूम है। बस एक जिहाद वर्ड मिल गया, लव जिहाद, रोड जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, खाना जिहाद, थूक जिहाद, सबसे लपेट डाला। मेरे कायद असद ओवैसी साहब ने कहा, जिहाद का मीनिंग बताओ, नहीं बताते। पार्लियामेंट में चर्चा करो, लव जिहाद नहीं बताते। कितने स्टेट में लव जिहाद के केस है, डेटा बताओ, वो नहीं है इनके पास। यहाँ पर उनके जो मंत्री थे लोधा, उन्होंने असेंबली में खड़े रहकर कहा, महाराष्ट्र में हजारों केस लव जिहाद के हो गए। खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं निकला। यहाँ खोदा पहाड़ निकला, कुछ नहीं निकला। मेरे कायद ने कहा कि अगर 18-19 बरस का एक लड़का लड़की जिसको कानूनी अधिकार है अपनी मर्जी से शादी करना, वो अपनी पसंद से शादी करता है, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है भाई? संविधान इजाजत देता है। तो उस बात पे ये जो मंत्री बन गया, मुसलमानों को गाली दे देकर, जिसको रिवॉर्ड दिया गया भाजपा द्वारा, उसने कहा कि मैं ओवैसी का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा और बताऊंगा जिहाद क्या है। बेटा, ओवैसी के नाड़े के जितने तो तेरी हाइट है, समझ ले, नाड़े के जितनी तेरी हाइट है, और अगर नजदीक चला गया ना, तो ओवैसी साहब तेरे को उठा के शेरवानी की जेब में डालेंगे और हैदराबाद लेके चले जाएंगे तेरे को। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उस शख्स के लिए जो 5 टर्म का एमपी है, सांसद रत्न है, हक इंसाफ की बात करता है, और जिसको तुम्हारे आकाओं ने, भारत सरकार ने विदेश भेजा जाके दुश्मन मुल्क की खटिया खड़ी कराने के लिए, उसके बारे में तुम इतनी घटिया अल्फाज रखते हो। मैं चाहूंगा मीडिया खड़ा इनके माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी से कि क्या आपने इन बेलगाम घोड़ों को इसीलिए छोड़ा है कि जाओ नफरतबाजी करो इस तरह के आदमियों के खिलाफ, एक एमपी के खिलाफ? अगर आपको एक्शन नहीं लेते तो हम ये समझ जाएंगे कि सोच आपकी है, जुबान सिर्फ ये नाटे की है, बाकी कुछ नहीं है। एक ही है, आप लगाम लगाओ, वरना जुबान हमारे मुंह में भी है, इनसे भारी बोल सकता हूं। ये बोल रहे हैं 16 तारीख को वारिस पठान को लपेट के पाकिस्तान भेज देगा। मीडिया में बोल रहा है वारिस पठान को 16 तारीख को पाकिस्तान भेज। अबे भारत किसी के बाप का मुल्क है क्या? जितना अधिकार तुम्हारा नहीं है ना, उतना अधिकार हमारा है इस मुल्क में, क्योंकि हम इस मुल्क में बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं। अब वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया है और यहाँ रह रहे। और समझ लो
वारिस पठान पैदा हुआ है यहाँ भारत में, प्राउड भारतीय मुसलमान है, इंशाअल्लाह मरेगा तो दफनाया भी जाएगा भारत की सरजमीन पर, हम नहीं जाने वाले। मगर बेटा ये अवाम 15 तारीख को वोट डाल के 16 को तुम्हारा बोड़िया बिस्तरा बांध के तुमको जापान या चाइना भेज देगी सर, भेजेंगे ना इन लोग को? इनको भेजना जरूरी है, लेकिन भेजने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना होगा, एक होना होगा। क्योंकि आप जिनसे उम्मीद लगा के लगे इतने बरसों से बैठे हो वो गायब है, वो आंटों की हालत खराब है, पंजे का टाटा बाय बाय हो चुका है। आपने सबने देखा ना बिहार में क्या हुआ। इनको वोट देके कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिहार में हमने कहा था आओ साथ में लड़ेंगे मिलके, ताकि भाजपा ना जीते, उनको हराएंगे, सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, आओ लड़ेंगे साथ में। नहीं आए साथ में, हमने 6 सीट मांगा, हमारे एमएलए थे इतने, नहीं आए, घमंड गुरूर में बस बैठे रहे। बाद में आपने देखा चुनाव का नतीजा क्या हुआ, 67 पे लड़े 6 पे सिमट गए, 25 पे लड़े 5 जीत के आए मैं मजलिस इत्तेहाद, 5 आए। ये तो 2 जन हमारे 300 वोट से हार गए, नहीं तो इनका रिकॉर्ड ऐसा खराब कर दिया था जिसकी हालत सोच नहीं सकते ये इनकी हालत है। एक भी वोट इनको देना यानी एक बेवकूफी वाली बात है। मुझे यकीन है कि मीरा भाईंदर की आवाम कभी भी बीजेपी को या शिवसेना को तो वोट नहीं देगी। ठीक है, शिवसेना ये शिंदे गढ़ जो है घूम रहा है, ये वही है। मैं एक चीज तो बाखूबी जानता हूं कि मेरी आवाम, मीरा भाईंदर के मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने हुजूर आकाए मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बर्दाश्त? वारिस पठान ऐसी कुर्सी को 10 बार लात मार देगा जहां पे मेरे हुजूर की शान पे बात आ गए। हुआ क्या, वो एक रामगिरी, उसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, हमने एहतजाज की, रैली निकाल दी, हमने कहा कि इसको अरेस्ट करिए, इसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की। अरेस्ट तो छोड़ो, ये वही शिवसेना, ये वही शिंदे साहब उस रामगिरी को स्टेज पे बिठाया और बोला मैं देखता हूं कि इसके टकले के बाल को भी कौन हाथ लगा सकता है, मैं देखता हूं। इन्होंने सपोर्ट किया उसको। और आज ताज्जुब मुझे इस बात का हो रहा है कि हमारे कुछ कलमा दुआ को भाई, कलमा पढ़ने वाले भाई, वो हुजूर जिसकी शान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात को बना दिया, रहमतुल आलमीन बना के भेज दिया, उनकी शान में जिन लोगों ने गुस्ताखी की, आज उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े, उनके टिकट के ऊपर चुनाव तक लड़ने के लिए आपके बीच में आ गए। सोचिए, ये आलम कर दिया इन लोगों ने। मगर मुझे यकीन है कि इस मर्तबा मीरा भाईंदर की आवाम ये सब लोगों के झांसे में नहीं फंसेगी। एक तरफ गुस्ताखे रसूल है, एक तरफ यह आशिक रसूल है। अब फैसला मीरा भाईंदर की आवाम को करना है कि इसके साथ आप जाएंगे। अगर आपने इनको वोट दिया, वोट जाएगा बीजेपी में, कांग्रेस का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर आपने इसको वोट दे दिया, पिछली मर्तबा आपने देखा ना एमएलए के चुनाव में क्या हुआ, ये वही कांग्रेस है जो उद्धव ठाकरे के साथ जाके सत्ता बना ली। उद्धव ठाकरे के साथ सत्ता बनाए बैठ गए वो उद्धव ठाकरे जिसने पूरी असेंबली के बीच में खड़े रहकर कहा मुझे गर्व है 10 मिनट में हमने बाबरी मस्जिद को पूरा गिरा दिया। ये उद्धव ठाकरे के साथ। तो ये वोट के लिए कुछ भी कर देंगे, वोट के लिए जमीर का सौदा भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। अरे कल तक जो नफरत करते थे उर्दू भाषा से, उर्दू भाषा वाले को रास्ते में पकड़ पकड़ के मारने वाले उद्धव ठाकरे की सेना आज उर्दू में इस तरह के पैम्फलेट बांट बांट के घूम रहे सब जगह, क्योंकि वोट चाहिए आपको। अब मौका आपके हाथ में आया है, 7 साल बाद ये मौका आपके हाथ में आया है, कॉरपोरेशन का चुनाव आया है। एक एक बात अगर आपको लग रहा है कि वारिस पठान बोल रहा है, यकीन मानिए ये मौका गंवाना मत। आज आपके साथ आपकी अपनी एक जमात है, आप जिसको अपनी खुद की पार्टी बोल सकते हैं। आज अगर ट्रिपल तलाक पे इशू हो जाए, कौन आवाज उठाता है आपकी हमारी तरफ से? कोई और नहीं, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा। आज बाबरी पे असद ओवैसी साहब बोलते हैं। दादरी के ऊपर अगर मॉब लिंचिंग करके किसी बेगुनाह बेकसूर मुसलमान को ये दरिंदों द्वारा पीट पीट के मार दिया जाता है, ये कांग्रेस वाले मुंह में दही जमा कर बैठते हैं। लेकिन आपकी हमारी तरफ से कोई लड़ता है तो आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ता है।
वक्फ का जो कानून आया, आज वक्फ ये जो जमीन है ये हमारे बेवाओं का, हमारे यतीमों का अधिकार की जमीन है। बीजेपी की नजर में हमारे वक्फ की जमीन आ गई कि इनके पास इतनी एकड़ जमीन कैसा आ गई, तो इनकी नजर में हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे कब्रिस्तान आ गए। इन्होंने हड़प करने के लिए एक वक्फ का काला कानून बनाया। वो काला कानून जो हमारे वक्फ की जमीनों को हड़प करने के लिए बनाया गया, उस वक्त जब ये काला कानून पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ, ये सब बैठे हुए थे। कांग्रेस के भी एमपीज थे, समाजवादी के भी थे, उद्धव ठाकरे के भी थे, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के एमपी वहां पर मौजूद थे। लेकिन जब हक इंसाफ की बात आई, ये सब खामोश थे। उस वक्त अगर उस काले कानून को फाड़ के किसी ने फेंका तो कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फाड़ दिया। ये मजलिस की ताकत हर शोबे पे आपके साथ में, हर काम आपका करने को मानने तैयार है। तो जो शख्स बाबरी पे हमारे लिए बोले, दादरी पे बोले, ट्रिपल तलाक पे बोले, वक्फ पे बोले, तो फिर आपके वोट का असली हकदार भी तो असद ओवैसी साहब ही हुआ ना। काम करे ओवैसी, वोट ले ये तो बेइंसाफी है। बाबरी पे बोले ओवैसी, दादरी पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, हमारे हक की लड़ाई ओवैसी लड़े, मॉब लिंचिंग पे ओवैसी लड़े, तो आपके मेरे वोट का असली हकदार भी ओवैसी हुआ कि नहीं हुआ? जवाब। तो फिर इनको क्यों देना? जो हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ सियासती रोटियां सेकना है इनको। वोट लेना है, आपका इख्तियार की कुर्सी पर आके बैठना है, मगर काम कुछ नहीं करना। लेकिन ये मीरा भाईंदर की आवाम है, याद रखो कांग्रेसियों, अगर ये वोट देकर तुमको इख्तियार की कुर्सी में बिठाना जानती है तो वहां से लात मार के फेंकने की भी ताकत रखती है ये आवाम। यहाँ ये क्या चल रहा है? आप वोट लेके इख्तियार में बैठेंगे, क्या कर रहे हो आप 8 साल से? बताओ मुझे, क्या कर लिया आपने मीरा भाईंदर की आवाम के लिए? क्या कर लिया? जब मेरी बहन का हिजाब खींचा जा रहा था, खामोश बैठे थे, ये उन्होंने आवाज नहीं उठाई। एक बुरखा, एक हिजाब, मेरी माँ का, मेरी बहन का, उसका गुरूर है, उसके सर का ताज है। अगर कोई हाथ लगा देगा मेरे सामने तो वारिस पठान तो शायद हाथ भी तोड़ दे ऐसे लोगों का, अगर मेरी बहन के हिजाब पे हाथ लगा। मगर ये लोगों ने विवेक कॉलेज के अंदर 15 दिन पहले की बात बता रहा हूं, ज्यादा दिन दूर नहीं, एक सर्कुलर निकाला कि आपको बहन बेटियों को हिजाब पहनकर एंट्री नहीं दी जाएगी, क्लास में अलाउड नहीं किया जाएगा। कोई आवाज नहीं उठाया। हमारी जोगेश्वरी की बहन थी मेरी हिजाब पहनने वाली, वो पूरी टीम लेके गई, संवैधानिक तरह से भूख हड़ताल पे वहां बैठ गए। भूख हड़ताल पे बैठे, हमने समझाया मैनेजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जजमेंट तक हमने बता दिए कि देख लो तमाम जजमेंट आपके सामने रखते हैं, इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इस्लाम मुझे इजाजत देता है मुझे क्या खाना, क्या पहनना, क्या पीना, हम तो नहीं रोकते ना आपको कुछ करने से, तो आप हमको क्यों रोक रहे हो? जब सारी चीज दिखाई, सबको बोला गया था आइए, कोई नहीं आया। लेकिन जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात बताई, यकीन मानिए उस कॉलेज के मैनेजमेंट को जो लेटर निकाला था, सर्कुलर निकाला था, वो वापस लेना पड़ा और आदेश जारी करना पड़ा कि अब से आप हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर आ सकते हो, कॉलेज के अंदर एंट्री दे सकते। ये ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, हक और इंसाफ की बात करती है। हक इंसाफ के लिए लड़ते हैं हम। ना जाने कितने केस हो गए होंगे अब तक, कोई हिसाब किताब नहीं। डरने घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है ही नहीं, शेरों की जमात है। इसलिए अगर आपने चुन के भेजा यहाँ से हमारे उम्मीदवारों को, जिनके मैंने नाम आपके सामने बताए, जो मीरा भाईंदर से मजलिस के, अगर वाकई में चुन के गए, यकीन मानो ये मैनिफेस्टो की एक एक चीज इंशाअल्लाह ताला ये करके दिखाएंगे, साबित करेंगे कि हमने करके दिखाया। इसकी गारंटी और जवाबदारी वारिस पठान लेता है। और ये पठान की जुबान है, वह नट्टू कहने की जुबान नहीं है, वारिस पठान की है। और मेरा उसूल है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। करेंगे ये काम, आपके लिए करेंगे, हम साथ में मिलकर करेंगे, लेकिन आपको एक होना पड़ेगा। आपको मुत्तहिदा तौर से सोच लेना है वोट डालने के पहले कि अगर हम वोट दे रहे ओवैसी साहब को, तुम क्यों दे रहे? सोचिए आप दिल में। यहाँ मेरे पर जब अत्याचार हो रहा था, ओवैसी साहब खड़े हुए,
जब ट्रिपल तलाक पे बात आई ओवैसी साहब ने मेरे लिए हक की बयानी की। जब मेरे हिजाब पे बात आ गई ओवैसी साहब ने किया। जब बुरखे पे बात आ गई ओवैसी साहब ने किया। तो फिर मैं मेरे वक़्फ़ की जब ज़मीन की बात आ गई ओवैसी साहब खड़े थे। आज भी हमारे साथ खड़े, इंशाल्लाह आगे भी कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तो फिर मैं मेरा कीमती वोट किसी दूसरे को क्यों दूं? अब तक तो आपने दिया ना, एक बार हमको भी दे दो। देखो जितना अधिकार मीरा भयंदर की, मेरे भाइयों का, दोस्तों का, मेरे बुजुर्गों का, माँ बहनों का वारिस पठान पे है, इतना ही अधिकार वारिस पठान का यहाँ की आवाम पर भी है। क्योंकि मैं आपका कलमा दुआ को भाई भी हूँ, मैं आपसे कलमे से भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरा अधिकार है आपसे, और मैं इस अधिकार से मेरे बुजुर्गों से, मेरी माँ से, मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि एक हो जाइए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए, 15 तारीख के दिन उतर के आइए। मजलिस के जो ये उम्मीदवार यहाँ खड़े तमाम को वोट देकर जिताइए, बलदिया में भेजिए। हमने पूरा नया फ्रेम, नया फोटो, सब नए, कोई दागी पत्ता नहीं है, कोई अंटा कंपनी नहीं है, कोई ड्रग वाला नहीं है, कोई जाहिल गवार नहीं है, कोई हफ्ता वसूली नहीं है, कोई अंटाई भंटाई संटाई नहीं है। वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, बेटा प्यार से बात करेगा प्यार से बात करूँगा, कानून की बात करेगा कानून में जवाब दूंगा, सियासत की बात करेगा सियासत में जवाब दूंगा, भाईगिरी की बात करेगा तो अल्लाह जिसको हिदायत दे देख लिया जाएगा। छप्पन आएंगे यहाँ पर भी कुछ लोग घूम रहे हैं, ये नहीं करने देंगे, परमिशन नहीं लेने देंगे। कैसा नहीं लेने देगा भाई? परमिशन दे रहे ना, परमिशन, रुकने का नहीं, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, परमिशन हक है अपना, चुनाव आयोग ने दिया है, लड़ेंगे लेंगे। किसी से डरने घबराने की जमात का नाम नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देखो खड़ी है हमारी माँ बहनें यहाँ सब, यकीन मानो अगर आपने वोट दिया, ये आपका काम कराने की गारंटी वारिस पठान लेता है। करेंगे ना आप लोग सब? करेंगे ना आप लोग सब? इनको बुला के दिखा दो, ये बोलेंगे सोचेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर 5 साल तक बैठेंगे, मलाई खाएंगे, तिजोरी भरेंगे, मीरा रोड की हमेशा तकलीफ उठाते रहेगी, कुछ नहीं होगा। और आप ये परेशान सोचते रहोगे, अरे यार एक पागल आया था वारिस पठान बोल रहा था, समझा रहा था, अगर उसकी बात मान ली होते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए वक्त है आपके पास, ये वक्त आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है कि अपने हक के लिए लड़िए। मुझे यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना, मुझे ना एमएलए बनना है ना कॉर्पोरेटर बनना है। आपके अपनों को हमने यहाँ से टिकट दिया है, उनको कॉर्पोरेशन में आप जिताओ, अपनी क़यादत को मजबूत करो, वरना इसी तरह 70 साल से मार खाते आए, आगे भी खाते रहोगे आप लोग। आज किसी को पूछो शिवसेना वाले को तेरे पास नेता है, बोलेगा है। बीजेपी वाले को पूछो तेरा नेता है, बोलेगा है। यादव को पूछो तेरा नेता है, बोलेगा है। कांग्रेस को पूछो तेरा नेता है, बोलेगा है। एक मुसलमान को पूछो तेरा नेता है क्या, तो आजू बाजू में देखेगा नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है। फिर फोन करेंगे यहाँ से अपने भाई को, अपने दोस्त को, वारिस पठान को बुलाएंगे यहाँ तक काम करने। ये देखा गया है। मैं कोई नेता बेता नहीं हूँ, मैं मेरे भाइयों की तरह एक आम छोटा सा कार्य करता हूँ मेरी जमात का, जो मैं जमात का पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैंने आपको पैगाम पहुँचाया है, यकीन मानिए अगर आपने इसके ऊपर अमलियात कर दी तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको टच कर सके मीरा रोड के अंदर। ये 8 जिनको आपने जिताया, इनका रिपोर्ट कार्ड एक तरफ देख लेना, और हमारे नुमाइंदे चुन के जाएंगे, जीत के जाएंगे, तो उनका रिपोर्ट कार्ड आप देख लेना। ना ये बीजेपी के पास कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है, ना कांग्रेस के पास कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है। ये ध्यान भटकाने के लिए आपके पास आकर आलतू फालतू अनाप शराब बकवास कर रहे हैं रोजा के। क्योंकि आप पूछो ना उनको, सवाल करो, डेवलपमेंट पे जवाब नहीं देंगे। और सुन लो, फिर बोल रहा हूं, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से यकीन है कि एक दिन थाना मीरा भयंदर की मेयर मेरी हिजाब पहनने वाली भारतीय मुसलमान मेयर बनेगी इंशाअल्लाह। जिसको जो करना है कर ले, लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। काम मुश्किल नहीं है, आसान है। एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। न्यूयॉर्क अमेरिका में 7% मुसलमान की आबादी है, वहां से मेयर बन जाता है मुसलमान ज़ोहरान ममदानी। लंदन, वहां पे कम आबादी है, वहां से मेयर बन जाता है मुसलमान। तो मेरे नया नगर के वासियों, आप तो 90% हो,
90% की आबादी। इंशाअल्लाह बोलो कि एक दिन वाकई में वारिस भाई दूसरा भी बार नहीं, इसी मर्तबा इंशाअल्लाह मीरा भयंदर से एक हमारी बहन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी से जीतेगी, हिजाब पहनने वाली, और मेयर बनेगी इंशाअल्लाह। ये होना चाहिए जज्बा। देखिए ऊपर वाला रहमो करम करता है सब पे, वो बड़ा है, उससे उम्मीद बड़ी रखो। हर चीज पे खाली के उसको सब पता है क्या करना हुआ, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उम्मीद है अगर ये बोल सकते हैं कि आई लव महादेव वाला बनेगा, तो मैं बोल सकता हूँ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला बनेगा। मुझे भी अधिकार है, संविधान ने जितना अधिकार उनको दिया है उतना ही अधिकार मुझे भी दिया है कि मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ। तो लिहाजा ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि 5 मिनट का समय बचा है, मुझे कहा है कि वारिस भाई थोड़ा बोलना भी है, थोड़ा नारेबाजी किए बिना तो मैं जाता भी नहीं हूँ। वैसे भी आप बोलो या नहीं बोलो, आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको अच्छा पानी चाहिए, आपको अच्छी सड़कें चाहिए, रास्ते चाहिए, आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए, सियासत में हिस्सेदारी चाहिए, तो आपको कांधे से कांधा मिलाकर एक होना पड़ेगा। 15 तारीख के दिन देखिए सबके पास मोबाइल है, सबके पास व्हाट्सएप वगैरह सब है, सब एक दूसरे को बोल सकते हैं आइए वोट डालेंगे। और 15 तारीख को पूरे मीरा भयंदर के आसमान में सिर्फ एक ही चीज लहराइए, वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग। पतंग को वोट दीजिए, ये नफरती चिंटू को अपने घर भेजिए, इनको 16 तारीख का बढ़िया बिस्तरा इनका बांध दीजिए, कांग्रेस वालों को टाटा बाय बाय सलाम नमस्ते करके फेंक दीजिए। पूरे देश ने कर दिया, आप करेंगे कोई वो नहीं है, कर दिया सबने साइडलाइन, आपको करना होगा। 15 तारीख को वोट देंगे ना, पतंग पे निशान पे बटन पे दबाएंगे ना, पूरे आसमान में उड़ाएंगे ना, और उनको भी जवाब देना है। अरे मैं तो भूल गया, एक मोहतरमा है महाराष्ट्र में, या मेरी माँ बहने बेटी इसने पता, वो बोलती है कि मियाँ भाई लोग 19 बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ जितने खड़े किसी के है क्या भाई 19 बच्चे? किसी का है तो हाथ उठा के दिखाओ भाई, मैं उससे मिलना चाहूंगा, गले मिलूंगा उसके। और हमारी हिंदू बहनों को बोलते 4 4 5 5 बच्चे पैदा करो। अरे मैडम खुद के 2 पैदा करवा रहे, दूसरे को 5, वो पैदा करके मोदी जी खाना खिलाएंगे क्या? सब स्कूल की फीस मोदी जी भरेगा क्या? अनाप शनाप सिर्फ पूरे चुनाव में इसी तरह की बकवासबाजी करें। हम तो कहा भाई करो पैदा, अगर हम 19 पैदा करते हैं, हमें ताकत है, तो तुम 25 पैदा कर दो ना भाई, कोई रोकता है? कोई रोकता है क्या? नहीं ना। ज्यादा नहीं बोलता, महिलाएं या बहुत बोल सकते हैं अपन। तो ये सारी बातें लेकर बस ये चुनाव में घुस गए, लेकिन हम ये लेकर आए आपके बीच, डेवलपमेंट विकास लेकर आए आपके बीच। लिहाजा आप तमाम से मुझे उम्मीद यही है कि आप 15 तारीख के दिन वोट देंगे, और यकीन मानो 16 तारीख के दिन मीरा भयंदर में ऐसा विक्ट्री प्रोसेशन निकलेगा कि पूरी भारत देश देखेगा, पूरा थाना देखेगा, और ये सब देख के अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे जो इतने साल से घूम रहे हैं ना। अबे खाली लीडर की तरह कपड़े पहनने से तुम नेता नहीं बन जाते। वारिस पठान जींस शर्ट में घूमता है फिर भी नेता बोला जाता है, ये अपने में फर्क है। नेतागिरी करना है तो लोगों का काम करो, लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहो। बंगले में रहने से तुम करोड़पति नहीं बन जाते, हमको मालूम है कैसा लिया है। ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना आग लग के मिर्ची आग बबूला हो। तो सबका वक्त आ गया है, सबको जवाब देने का टाइम आ गया है। आप यहाँ आए, मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, अब इतना ही है, मेरी लाज रख लो, असद साहब का चेहरा देखो और वोट डालो। ये सब उनके उम्मीदवार हैं, चेहरा असद ओवैसी का, निशान पतंग, उम्मीदवार ये आपके सामने खड़े। कोई बताओ मुझे कोई इसमें दाखिलेबाजी? तो ऐसे लोगों को चुनाव ना जो आगे बढ़े तो समाज आगे बढ़ेगा, मीरा भयंदर का विकास हो। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे जोर से लगाओ, आवाज जाना चाहिए ना। अरे सेना भवन में भी, मोदी को भी, सब जगह अल्लाह
अवाम जिंदाबाद। शुक्रिया, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सियासत कौन करता है, इबादत कौन करता है? सियासत कौन करता है, इबादत कौन करता है? हमें पता है वारिस पठान, तेरी हिफाजत कौन करता है?